प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग गणित के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसका प्रश्नावली 13.3 का जो है आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। कुछ नए अंदाज में चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन सीखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप लोगों को अगर पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन के वो डायरेक्ट बढ़ेंगे। और अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इस ऐप में आपको सारा का सारा सुविधा बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करेंगे। चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन, बेलन के आकार का बर्तन जो है आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को क्या करना है? 12 cm और 6 cm, जो ऊंचाई है वो 12 cm है और व्यास जो है वो 6 cm वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उस शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा प्यारे बच्चों कि गांव में पहले आते थे आइसक्रीम बेचने वाले, साइकिल पे ऐसे ही डब्बा रखा करते थे और उसमें आइसक्रीम होता था और शंकु निकाल के शंकु में आइसक्रीम डाल के जो है बेचते थे। तो वही वाला कुछ सीन है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हम अगर पहले बात करें तो जो भी चीज़ दिया गया है उस पर पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप सीधा समझिए कि एक डब्बा है बेलन के आकार का, बेलन के आकार का एक आइसक्रीम का जो है आइसक्रीम से भरा हुआ बर्तन है। तो मान लीजिए कि यह है बर्तन। हल्का सीधा लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ जाए। इधर से ले लेते हैं पहले। ये मान लीजिए कि आइसक्रीम का डब्बा है, इसके आकार का, तो बेलन के आकार का। ठीक है, ये आइसक्रीम का डब्बा है मान लीजिए और यह आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है और इसका आकार बेलन के आकार का है। अब ये इसका केंद्र अगर हम मानते हैं तो यह इसका त्रिज्या होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि व्यास है 12 cm, ये जो बेलन के आकार की बर्तन है इसका जो व्यास है वो 12 cm है। तो व्यास 12 cm है, इसीलिए त्रिज्या प्यारे बच्चों 6 cm हो जाएगी। त्रिज्या कितनी होगी? 6 cm। और ऊंचाई के बारे में बोला गया कि ऊंचाई है 15 cm, यानी कि इसका जो ऊंचाई है, इस केंद्र से केंद्र के दूरी को हम ऊंचाई बोलेंगे। तो ये ऊंचाई क्वेश्चन में बोल रखा है 15 cm। ऊंचाई कितना cm? 15 cm है। अब ये बर्तन डब्बा जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इसी में से आइसक्रीम वाले क्या करते हैं? आइसक्रीम निकाल करके शंकु में भर भर करके बेचते हैं। छोटा वाला शंकु है। शंकु के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm ठीक है और व्यास 6 cm वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। भाई शंकु जो शंकु में डाल के वो देते हैं तो शंकु के बराबर ही नहीं देते हैं वो आइसक्रीम, उसके ऊपर भी कुछ आइसक्रीम गोला के आकार में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह शंकु है, ये मान लीजिए कि शंकु है। ठीक है, तो वो आइसक्रीम इतना भर के ही नहीं देते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो आइसक्रीम ऐसे पूरा
गोला बना के देते हैं, ऐसे पूरा गोला बना के देते हैं और हल्का अच्छा से हम गोला बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा कि कुछ इसी तरह से वो लोग आते हैं तो आइसक्रीम गोला के रूप में भर के और बेचते हैं। पता नहीं कुछ उल्टा टाइप सा हो जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मान लीजिए, ऐसा बना करके वो लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से नीचे आपको दिखेगा कि ये शंकु है। यहाँ से नीचे क्या है, शंकु है, और शंकु के ऊपर अर्धगोला दिख रहा होगा। अगर हम इसका केंद्र यह माने तो यह अर्धगोला की त्रिज्या होगी, या फिर अर्धगोला की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सेम ही मान सकते हैं, ये वाला। ठीक है, अब आप बातों को समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि आइसक्रीम की जो इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm, ऊंचाई कितना cm, तो आइसक्रीम को जो है ऊंचाई 12 cm और व्यास 6 cm। तो ऊंचाई यहाँ पर इसका 12 cm रखा गया है, किसका ऊंचाई, तो जो शंकु के आकार का भाग है इसका ऊंचाई, इसके ऊंचाई को हम प्यारे बच्चों h1 बोलेंगे। इसके ऊंचाई को क्या बोल देंगे, h1, और त्रिज्या को बोल देंगे r1, और इसके त्रिज्या को हम बोल देते हैं r2, और इसका त्रिज्या जो है 6 cm अगर व्यास है तो त्रिज्या 3 cm हो जाएगा। त्रिज्या कितना cm होगा, 3 cm हम बाहर में लिख देते हैं, और इसका ऊंचाई जो है इसे हम प्यारे बच्चों h2 बोल देते हैं। ऊंचाई को क्या बोल देते हैं, h2 बोल देते हैं। तो h2 कितना हो जाएगा, 12 cm होगा, क्योंकि ऊंचाई डायरेक्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 12 cm जो है लिखा गया है। अब आपको बताना है कि इस तरह का कितना शंकु इस बेलन में भरे हुए आइसक्रीम से भरा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे पता है आपको, इस पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन आकार जो आपका डब्बा है इसका आयतन, क्योंकि ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो जितना इस डब्बा का आयतन होगा उतना ही इसमें भरे हुए आइसक्रीम का आयतन होगा। फिर एक ये जो शंकु है इसका आयतन निकालेंगे, एक शंकु का आयतन निकाल करके पूरे डब्बे के आयतन को एक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे, तो आपको मिल जाएगा कौन चीज़, तो आपको मिलेगा शंकु की संख्या, कि वो कितना शंकु जो है भरा जा सकता है उनके आइसक्रीम से। तो चलिए सीखने समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ये बर्तन है बेलन के आकार का, लेकिन हम इसको सीधे बेलन बोल देते हैं, क्योंकि हमें तो मैथमेटिकल चीज़ें लेकर आगे बढ़ना है। तो लिखेंगे बेलन, सीधे लिखेंगे हम, बेलनाकार बर्तन है तो सीधे बेलन लिख देते हैं। ठीक है, बेलन की अगर हम त्रिज्या के बारे में बात करें, जिसको हम R1 बोले हैं, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी भाई साहब, तो बेलन की त्रिज्या आप देख सकते हैं, व्यास 12 cm है तो इसकी त्रिज्या 12/2 यानी कि 6 cm होगा। 12/2 यानी कि प्यारे बच्चों 6 cm। ये 6 cm कहाँ से आया वो आपने समझा। एवं इसका अगर त्रिज्या आपने देख लिया तो ऊंचाई भी देख लीजिए। ऊंचाई h1 क्वेश्चन में 15 cm दे रखा है, तो इसको हम तो डायरेक्ट 15 cm ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपको बेलन की त्रिज्या मिल गई और बेलन की ऊंचाई मिल गई। बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई मिल चुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि इसका आयतन भी निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, आयतन भी निकाल ही लिया जाए। तो निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसीलिए बेलन का आयतन, इसीलिए किसका आयतन, तो बेलन का आयतन हम निकालना चाहते हैं। अब बताइए प्यारे बच्चों, बेलन का आयतन निकालने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो सर बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है पाई r² h। तो पाई तो चलो ठीक है, r², r है 1, r1, तो r² और h है h1, क्योंकि बेलन में r को r1 और h को h1 बोला गया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे आप ये आसान बना देगा आपके कामों को। r² भाई r जो है वो 6 है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना होगा 6 का स्क्वायर, r गुने h आपको है 15, तो हम यहाँ पर 15 ही क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और फिलहाल अभी हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं,
पाई गुने 6 का स्क्वायर 36 लिख देते हैं, और गुने में जो 15 है वो 15 लिख देते हैं, और CM क्यू लिख देते हैं। ये बेलन का आयतन हो गया। ये मोटा मोटी आयतन है, पूरा एक्यूरेट आयतन हमने नहीं निकाला है, और ऐसे में ही हमारा काम चल भी जाएगा। अब फिर इस शंकु के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शंकु के बारे में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि शंकु का व्यास भाई साहब 6 cm था, तो इसका त्रिज्या 3 cm होगा, और साथ ही साथ शंकु की जो ऊंचाई है वो 12 cm आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे। अब शंकु की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। शंकु की त्रिज्या को R2 हमने बोला है, और शंकु का अगर व्यास देखा जाए तो 6 cm था, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो शंकु की त्रिज्या मिलेगी, जो कि प्यारे बच्चों 3 cm कहलाएगी। कितना cm? 3 cm। और शंकु की त्रिज्या मिल चुकी है, तो आपको याद होना चाहिए कि जितना शंकु की त्रिज्या होगी उतना ही ऊपर से जो अर्धगोला बन रहा है ना, इस अर्धगोला की त्रिज्या भी उतना ही होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से मान नहीं लिख रहे हैं, या फिर लिख देते हैं। अब शंकु की त्रिज्या जितना cm, साथ ही अर्धगोला, ऊपर शंकु के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोला के त्रिज्या को भी हम R2 ही बोलेंगे। तो अर्धगोला की त्रिज्या कितना होगी भाई? अर्धगोला की त्रिज्या भी आपका 3 cm ही होगी, 3 cm ही होगी। और शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, एवं साथ ही साथ हम शंकु का ऊंचाई लिख लेते हैं। किसका ऊंचाई? तो शंकु का ऊंचाई, या फिर शंकु की ऊंचाई बोल दीजिए आप। शंकु की ऊंचाई डायरेक्ट हम H2 ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। शंकु की ऊंचाई यानी कि H2 का वैल्यू प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, तो आपको दिखेगा 12 cm, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोला था कि शंक्वाकार जो भाग है उसका ऊंचाई 12 cm है। तो वो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पर शंकु का ऊंचाई जो है 12 cm है, वो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो ये जो शंकु है ना, जिसमें अर्धगोला भी शामिल है, उसका आयतन निकाल लेते हैं। शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, तो हम ऐसे लिख देंगे कि शंकु का आयतन जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला है। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए शंकु का आयतन जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोला है, जिसका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोला है, हम निकालना चाहते हैं भाई साहब इसका आयतन। तो इसमें आप देखेंगे तो शंकु है और अर्धगोला भी है, तो शंकु का क्षेत्रफल नहीं, आयतन, शंकु का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, 1/3 और पाई R² H होता है। तो चूंकि R इसका R2 है, तो R2 का स्क्वायर R गुने H2 होगा, और इसमें जोड़ना होगा हमें किसका आयतन, तो जो आपका अर्धगोला है ना, उसका आयतन। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई R3, पाई R2 हमने बोला था, तो हम पाई R2 का क्यू कर देंगे। अब क्या करें सर, तो अब आप यहाँ पर जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लीजिए। 1/3 पाई R², 1/3 पाई R² आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह पे ये दिख रहा है। तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो जो कॉमन लेते हैं उससे ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल H2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं H2, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, एंड 1/3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? 2। फिर आपने पाई कॉमन ले ही लिया है, और RQ है यहाँ पर, तो R² आपने कॉमन ले लिया तो एक R बच जाएगा।
R2 आप जिसे बोल सकते हैं वो यहाँ पर बच जाएगा। अब इसमें मान वगैरह बैठाइए, मान बैठाइएगा 1/3 जो है रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, एंड इसको गुना कीजिए आप R2 के स्क्वायर से। तो R2 देखिए कि कितना है, तो R2 यहाँ पर 3 है। R2 सॉरी चलिए यहाँ पर R2 आप देख पा रहे हैं, R2 जो 3 है, ये 3 का स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर 3 का क्या करना होगा स्क्वायर, और इनटू में H2 का अगर बात करा जाए तो आप देख सकते हैं कि 2 है, सॉरी 2 नहीं है 12 है, H2 कितना है 12, तो हम यहाँ पर करेंगे 12 प्लस है तो प्लस, भाई कॉपीराइट आ जाएगा भाई सब H2 का 12 है। फिर आप क्या करेंगे, ये 2 जो है 2 रहने दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं प्यारे बच्चों, तो गुना होगा और R2 का वैल्यू फिर से रखना होगा। तो R2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई 3 रख दीजिए और गुना करिए आप। तो गुना करने की अगर कोशिश करी जाए तो क्या होगा भाई, देखिए हम यहाँ ही निकालने का प्रयास करते हैं, और आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा क्या होगा। 1/3 जो है 1/3 होगा, गुने में आपका पाई जो है वो पाई आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। कोष्ठ के अंदर आप देखिए कि क्या है, तो कोष्ठ के अंदर है 12 और प्लस 2 × 3, तो 2 × 3 कितना होगा 6 होगा, 2 × 3 तो 6 होगा। और आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि इस 3 से अगर आप 9 को भाग दीजिएगा तो 3 मिलेगा, ठीक। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पर सिंपल सा काम देख सकते हैं कि जो पाई है वो तो पाई ही रहेगा, एंड ये आप देख सकते हैं कि केवल 3 बच रहा है, तो 3 रख लीजिए कोष्ठ हटाइएगा तो गुना आएगा, और 12 × 6 = 18, 12 से कितना 18। अब आप गुना कर लीजिए, 18 तिया कितना बताइए, तो सर 18 तिया हो जाएगा 54, 18 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 54 होगा, 54 को पाई से गुना कीजिएगा तो 54 पाई cm3। ये आपके एक शंकु का आयतन हुआ, एक शंकु का आयतन इतना निकल गया। पूरे बेलन का आयतन आपको ये पाई गुने 36 × 15 cm3 मिला था। अब आप क्या निकालना चाहते हैं, शंकुओं का संख्या निकालना चाहते हैं। आप देख सकते हैं शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम शंकुओं की संख्या निकालने के लिए चलते हैं, लिखेंगे इसीलिए शंकुओं की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसीलिए शंकुओं की संख्या बराबर शंकुओं की संख्या बराबर। तो शंकुओं का संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो आपका बेलन था उसके आयतन को आप शंकु के एक शंकु का जो अभी आयतन आपने निकाला है उसके आयतन से भाग दे दीजिए। तो हमने क्या क्या निकाला था भाई, हम निकाले थे बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन को हम शंकु और उसमें जो अर्धगोला लगा हुआ है शंकु का आयतन सीधा समझ लीजिए, उससे हम भाग दे देंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन। किसका आयतन भाई, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बट्टे में आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जिसमें गोला भी जुड़ा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। तो आप देख लीजिए कि शंकु का आयतन कितना है, सॉरी बेलन का आयतन है पाई गुने 36 × 15, पाई गुने 36 × 15, और फिर बट्टे में क्या करना है शंकु का आयतन डालना है। शंकु का आयतन देख लीजिए कितना है, तो शंकु का आयतन सर 54 पाई आपने निकाला है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 54 पाई लिख देंगे, 54 पाई लिख देंगे। अब आप काटिए जहाँ काट सकते हैं। तो अगर आप आधा करने की बात करें तो आधा कर सकते हैं, और पहले तो पाई को पाई से काट लीजिए, पाई जो है पाई से कट गया। यहाँ पर
36 का आधा 18 होगा, और जो आपका 54 है इसका आधा 27 होगा। कितना होगा? 27। ठीक है, फिर 3 नमा 27 और 3 पंचे 15। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये तो कट जाएगा आराम से, बिल्कुल ठीक है सर। कटेगा ही कटेगा। फिर 2 से 18 को भाग दीजिएगा, सॉरी 9 से 18 को भाग दीजिएगा तो 2, ये 2 और 5 बच गया, यानी कि आपको 2 गुने 5, यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं 10 आंसर मिलेगा। ये 10 क्या है? आपका फाइनल आंसर है, यानी कि 10 शंकु भरे जा सकते हैं। कितने शंकु भरे जा सकते हैं? तो 10 शंकु भरे जा सकते हैं। हल्का लॉन्ग आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आराम से ऐसे ही क्या करेंगे, आप सीखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बीमा इतना गुने इतना गुने इतना वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 cm व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? तो सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है कि चांदी के सिक्कों को पिघला कर घनाभ बनाना है। चूँकि घनाभ का आयतन आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दे दिया है, और सिक्का का व्यास और जो मोटाई है वो भी दे दिया गया है। ज़रा आप लोग सोचिए कि घनाभ तो घनाभ है, लेकिन सिक्का क्या है? घन है कि घनाभ है कि बेलन है कि गोला है कि शंकु है? क्या है सिक्का? तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्का में परिधि होता है और सिक्का का कुछ न कुछ हाइट होता है। सिक्का का हाइट होता है कि नहीं? जो इसमें दिया भी है 2 mm मोटाई, मोटाई को ही हम ऊंचाई बोलेंगे। मोटाई को ही क्या बोलेंगे? ऊंचाई। तो याद रखिएगा, जिसका त्रिज्या हो, यानी कि व्यास है तो त्रिज्या होगा ही होगा। तो व्यास है और मोटाई है तो वो बेलन होगा। सिक्का किसके जैसा होगा? याद रखिए, सिक्का का आकार क्या होगा? सिक्का का आकार होगा बेलन के जैसे। किसके जैसे? बेलन के जैसे। तो चलिए हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए जाइएगा तो आप सबसे पहले जो भी कुछ दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। सिक्का के बारे में ही हम क्या करते हैं, बात करते हैं। सिक्का जनरली चांदी का है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमें सिक्का से लेना देना है, चांदी का हो या सोना का हो, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्का के बारे में। लिखेंगे यहाँ बिल्कुल ठीक है। सिक्का, सिक्का की त्रिज्या बताइए कितनी होगी, बताइए। तो सर सिक्का की त्रिज्या जो है व्यास की आधी होगी। किसकी आधी होगी? व्यास की आधी। क्योंकि व्यास 1.75 है। व्यास कितनी है? 1.75, इसीलिए इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका त्रिज्या। तो दीजिए भाग भाई, 1.75 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, ये मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। भाग देने का सीधा सीधा फंडा क्या है, आप 1.75 में भाग दीजिए 2 से। 2 से कैसे भाग देते हैं ज़रा वो समझिए। पहले आप 1 में लगाने की कोशिश करेंगे 2 से, तो 2 से तो 1 में लगेगा नहीं, तो आप यहाँ पर 0 डाल करके आप दशमलव के उस साइड भी बढ़ जाएंगे। अब इसे आप 1 और 7 को साथ साथ लेके काम करेंगे। तो एक साथ कितने हो गए? 17 हो गए। तो 17 में एक साथ आप अब लगा सकते हैं। तो 17 में लगाना है तो हम 8 से लगा सकते हैं, क्योंकि 8 दूना प्यारे बच्चों होगा 16। 8 दूना होगा 16, तो 16 होगा। 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर आप यहाँ पर 5 उतार लेंगे। क्या उतारेंगे? 5 उतार लिया आपने। 5 उतारने के बाद यहाँ पर 15 है, तो 2 सत्ते 14 लगा सकते हैं। 2 सत्ते क्या लगा सकते हैं? 14 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, घटाइएगा तो दशमलव लिए हुए हैं तो 1 0 ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर 2 पंचे 10 लगा सकते हैं। 2 पंचे 10, जो कि पूरा पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी कि 0.875 cm हमें सिक्का का जो है क्या मिला, तो सिक्का का हमें त्रिज्या मिला।
अब अगर सिक्का का त्रिज्या मिल चुका है तो एक चीज़ और सिक्का का दिया हुआ है जो है व्यास, सॉरी इतना सी व्यास है और 2 mm मोटाई है। तो लिखेंगे एवं सिक्का की मोटाई को भाई साहब ऊंचाई बोलेंगे हम, क्योंकि सिक्का को अगर टेबल पे रखिएगा तो कुछ ना कुछ उसका हाइट होगा, तो मोटाई के कारण ही उसका हाइट है, तो मोटाई को ही हम ऊंचाई बोलेंगे, जो कि 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर है। अब त्रिज्या है सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा मिलीमीटर, तो अच्छी बात नहीं है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं 10 से, यानी कि अब ये सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया सेंटीमीटर। 2 को 10 से भाग दीजिएगा तो 0.2 मिलेगा। कितना मिलेगा 0.2, तो 0.2 cm हो गया। 2 को 10 से भाग करके देख लीजिए 0.2 ही आपको मिलेगा। अब सिक्का का ऊंचाई मिल गया, त्रिज्या मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि सिक्का बेलन के जैसा होता है। सिक्का किसके जैसा होता है, तो बेलन के जैसा होता है। तो इसीलिए हम एक सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं। लिखेंगे इसीलिए एक सिक्का का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए ये वाला एक लिखते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एक सिक्का का, इसीलिए एक सिक्का का आयतन निकालना चाहते हैं हम, आयतन। अब सिक्का बेलन है, सिक्का क्या है बेलन, तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होगा पाई r² h। यस बिल्कुल ठीक है। सॉल्व कीजिए। पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। फिर r², r कितना है भाई साहब 0.875 है, तो हम 0.875 गुने 0.875 कर देते हैं, क्योंकि 2 बार गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि r² है। आप फिर गुने h यानी कि ऊंचाई है 0.2, ऊंचाई क्या है 0.2 है। अब हम इसे काटने उठने का कोशिश करेंगे, तो काटिए। ये 7 से अगर आप इसको भाग देते हैं तो कितना होगा पता है, 7 से भाग दीजिएगा तो मैं दिखाता हूँ। 0.7 का 7, 8 में से 7 गया 1 पर ये 7 आएगा 17, 7 दूना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, 17 में से 14 घटाएंगे 3 पर ये 5 आएगा 35 और 7 पंचे 35 यानी कि 125। कितना मिला 125 मिला। इससे सीधा सीधा यह पता चलता है कि आपको अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो बाकी की चीज़ें उसको सीधा सीधा गुना कर लेना है। आपको 22 से गुना करना होगा 0.125 गुने 0.875 और गुने 0.2 को अब ये सभी चीज़ को आप गुना करेंगे। गुना करने में क्या है, सिंपल काम तो सिंपल है, लेकिन आपको हल्का टाइम देना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा 22 से पहले 125 को गुना कर लीजिएगा और फिर 3 अंक पहले क्या लगा दीजिएगा दशमलव, 3 अंक पहले क्या लगा दीजिएगा दशमलव लगा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर 22 से गुना कर देते हैं 0.125 को। फिर यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि क्या है कि पहले 125 से 22 को गुना कर लीजिएगा, फिर 3 अंक पहले दशमलव लगा दीजिएगा, फिर जो जितना आए उसको 0.875 नहीं सीधा 875 से गुना कर लीजिएगा। तो हम इसको गुना कर देंगे 0.875 को, ठीक है। और फिर 0.2 से इसको गुना कर देंगे, फिर गुना कर देंगे 0.2 से। तो ये कितना आ रहा है आपको पता है, ये 48,125 आ रहा है। यानी कि इसको पूरे को गुना कीजिएगा तो 0.48 एंड 125 48,125
CM क्यू आ रहा है, ये आयतन है चूंकि, तो CM क्यू में ही होगा, CM क्यू में ही आयतन दर्शाया जाता है। अब ये सब करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला चीज़ हमारा घनाभ। अगला चीज़ क्या है? घनाभ है। तो घनाभ तो आयतन के रूप में ही इसका मान दिया ही हुआ है, तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे शंकु का आयतन भाई हमने तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे? घनाभ का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे अब घनाभ का आयतन बराबर किसका आयतन? अब घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर, तो घनाभ का आयतन क्या तो बताइए सर? घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो देख लीजिए क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये है प्यारे बच्चों 5.5 लंबाई है, 10 चौड़ाई है, 3.5 ऊंचाई है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे। बिल्कुल ठीक ही है। 5.5 गुने 10 और गुने 3.5 CM क्यू में ये हमें क्या देगा? तो आयतन देगा घनाभ का। तो घनाभ का आयतन ये निकालना है। देखिए आप क्या कीजिएगा, 10 से 5.5 को गुना कीजिएगा तो 55 मिलेगा, और 55 को 3.5 से गुना कर लीजिएगा। यानी कि सीधा अगर देखा जाए तो हम 55 को 35 से गुना कर देते हैं। आप बोलिएगा कि 5.5 में 10 से गुना किए तो दशमलव कैसे हट गया? तो हमने ट्रिक बताया आपको कि 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं, लेकिन 0 से गुना कीजिएगा तो जितना 0 से गुना कीजिएगा दशमलव उतना अंक आगे जाएगा, दशमलव उतना अंक क्या होगा? आगे जाएगा। तो 5.5 में से 0.1 अंक आगे जैसे गया तो ये 55 हो गया, और इसको 3.5 से गुना करना है। अभी हम 35 से गुना कर लेते हैं, लास्ट में 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। आप 5 × 25 का 5 लिख सकते हैं, हासिल हो जाएगा आपका 2, 5 × 25 और 2 27। फिर आप 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो कितना मिला? 5, 7 5 12 का 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, 6 और 2 8 और हासिल 1 9। और फिर यहाँ पर ये जो 1 है वो लिख लेंगे, और 1 अंक पहले आपको दशमलव भी लगाना था। तो इस तरह से 192.5 मिला। या कितना मिला? इसको गुना कीजिएगा तो 192.5 CM क्यू मिलेगा। अब आपको निकालना है सिक्कों की संख्या कि कितना सिक्का पिघलाएंगे तो घनाभ बन सकता है। तो लिखेंगे, आपको निकालना क्या था भाई? एक मिनट देख लीजिए। आपको सिक्कों मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, यानी कि सिक्कों का संख्या निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए सिक्कों का संख्या बराबर सिक्कों का संख्या बराबर। तो सिक्कों का संख्या क्या होता है भाई? सिक्कों का संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो घनाभ है उसके आयतन को एक सिक्का के आयतन से भाग देना होगा। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और बट्टे में क्या करना है? एक सिक्का का आयतन। किसका आयतन? तो एक सिक्का का आयतन यहाँ पर आपको लिखना है। तो लिखिए घनाभ का आयतन प्यारे बच्चों अभी जस्ट आप लोग निकाले हैं 192.5, और एक सिक्का का आयतन भी आप निकाले थे 0.48125। तो वो लिख देते हैं 0.48 नहीं था भाई साहब, 84 था। एक मिनट 48 ही है, 48.125। तो 48.125 हम क्या कर देंगे? लिख देंगे।
अब आप बोलिएगा कि सर ये भाग कैसे दिया जाए, भाग हम कैसे दे पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको फंडा बताता हूँ। आप कीजिए क्या, दशमलव हटाने की कोशिश कीजिए दोनों में से। दशमलव क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। दशमलव हटाइएगा तो क्या होगा, ये मेन बट्टा पहले तो आप ले लीजिए। ऊपर में देखिए कि 1 9 2 5 है, इसमें आप बट्टे में लगा दीजिए 10 बोलेंगे। कैसे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 है तो 1 पर हम 0 डालेंगे 1। फिर नीचे में 48 125 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, तो 48 125 लिख दीजिए। और इसके बट्टे में लगाइए 1 पर 5 0, 2 3 4 5 बोलेंगे। क्यों सर 1 पर 5 0 क्यों लगाएं हम, तो क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक है तो आपको 1 पर 5 0 लगाना पड़ेगा। अब आप आगे बढ़िएगा तो जो 192 5 था और बट्टे में 10 है, इसको लिख लीजिए। फिर बीच वाला बट्टा गुना में बदलेगा तो 1 पर जो 5 0 है वो चला जाएगा ऊपर। 1 पर 1 2 3 4 5 0 पर है, एंड 48 125 नीचे है। कितना, तो 48 125 आपका नीचे होगा। काटने की जहाँ तक अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और फिर और अगर आप काटने की कोशिश करते हैं तो 400 बिल्कुल ठीक ही है। देखिए जनरल मैं बताने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, ऊपर में 1925 को अगर आप ये 10,000 से गुना करते हैं तो इस पर 4 0 आ जाएंगे, 2 3 4 0 आ जाएंगे। और नीचे में क्या होगा, तो वही होगा 48 125 होगा। 48 125 हुआ। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से आप भाग दीजिए। ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करेंगे, तो भाग देंगे। भाग दीजिएगा, कैसे भाग दीजिएगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पर सोचना है। देखिए आप जरा सोचिए, यह है 48,000। कितना हज़ार है, 48,000। और इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लगभग ये इतना है। कितना है, 48,000 बिल्कुल ठीक है। और ये लगभग 19,125 है। ठीक है, तो आप कीजिए क्या कि भाग चलो दे भी सकते हैं। एक काम करिए, हम आपको भाग दे करके दिखाते, लगभग 4 से आप लगा सकते हैं। भाग दे करके हम आपको दिखाई देते हैं। आप करेंगे क्या, तो 48 125 से भाग दीजिएगा। किसमें, तो 19 25 1 2 3 4 आप 4 से लगाइए भाग। 4 से लगाइएगा तो क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। 5 अंक है तो 5 अंक पहले हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। सीधी सीधी बात है। 4 से 5 को गुना कीजिएगा तो 4 पंचे 20, 20 का हम लिख लेते हैं 0, हासिल हो गया प्यारे बच्चों 2। फिर 4 दूना क्या होगा 8, और 2 10 का हो जाएगा आपका 0, हासिल कितना होगा 1। फिर 4 का 4 हासिल 1 5, तो हम लिख देंगे 5। फिर 4 8 32 का 2 हासिल हो जाएगा आपका 3। फिर 4 नमा 36 और 8 दूना 8, 1 मिनट भाई, बिल्कुल 4 8 32 और यहाँ पर तो 1 मिनट। देखिए यहाँ पर आपने पहले 4 से गुना किया 5 को, तो 4 पंचे 20 का 0 आया, ठीक है। फिर आप 4 से 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और हासिल वाला आपका 2 है तो वो 10 मिला के 0, फिर हासिल आपको 1 बचा। फिर आप 4 से गुना करेंगे 4 को और हासिल 1 तो 5, अब कोई हासिल नहीं है। 4 8 32 का आपने लिख दिया 2, हासिल लिख दिया 3। फिर क्या करेंगे, तो 4 चौके 16 और 3, ये 3 जो है 16 3
18 16 17 18 और 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, 2 जीरो लास्ट में बच जा रहा है, तो 2 जीरो आप इस पर क्या कर देंगे? भागफल पर लिख देंगे। तो ये भाग करने के बाद आपको पता चला कि 400 मिला। कितना मिला? 400। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए? 400 लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको भाग वगैरह देने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा? 400। यानी कि 400 सिक्का को पिघलाइएगा तो आप उस तरह का घना बना सकते हैं। कितना सिक्का को पिघलाकर? तो 400 सिक्का को पिघलाकर घना बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन का बात करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से समझना आपको है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 32 cm ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 cm वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया गया। जो बेलन के जैसा बाल्टी था वो रेत यानी कि बालू से भरा हुआ था, तो उसको खाली कर दिया गया। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। रेत मतलब बालू। जो बाल्टी से बालू निकला उससे शंकु जैसा ढेरी बना दिया गया। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई आपको 24 cm, तो इस ढेरी की त्रिज्या निकालनी है और बाद में तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यह बेलन है। बेलन यानी कि बेलन के जैसा बाल्टी है। ठीक है, यह बेलन के जैसा बाल्टी है और इस बाल्टी में बात करें तो इसका ऊंचाई जो है आपको 32 cm दिया गया है। ऊंचाई 32 cm और त्रिज्या 18 cm है। अब इस बाल्टी में जो रेत भरा हुआ है उसको ज़मीन पे खाली कर देते हैं तो एक शंकु के जैसा ढेरी बनता है बालू का। बालू का ढेरी किसके जैसा बन जाता है? शंकु के जैसा बन जाता है। अनाज बालू वगैरह का ढेरी शंकु के जैसा ही होता है। इसी बालू से यह शंकु बनाया गया है। अब इस बातों को ध्यान रखिएगा। हल्का शंकु और कायदे वाला बना लेते हैं। इधर समझने की कोशिश करें। अच्छा से बना लेते हैं शंकु को। देखिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसा सीन रहा होगा। ये शंकु का ढेरी बना मान लीजिए। अब हल करने के लिए जाइएगा तो देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे यहाँ भाई साहब क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको जो बेलन है उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया गया है। तो लिखेंगे बेलन की जो ऊंचाई है इसको h1 बोलते हैं और h1 आपको 32 cm दिया गया है। कितना cm दिया गया है? 32 cm। ठीक है, 32 cm दिया गया है। एवं बेलन की जो त्रिज्या है हम इसको r1 बोल देते हैं, तो वो 18 cm दिया गया है। त्रिज्या कितना दिया गया है? 18 cm। इसके बाद एवं हम शंकु के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? शंकु के बारे में। तो शंकु की क्या चीज़ दी गई है? तो शंकु की ऊंचाई दी गई है। ढेरी की ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को h2 बोल देते हैं जो 24 cm है। कितना cm है? 24 cm आपको दिया गया है। तो आपको ढेरी की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? ढेरी की त्रिज्या निकालने हैं। तो लिखते हैं माना शंकु की त्रिज्या बराबर हमने r2 मान लिया। शंकु की त्रिज्या को क्या मान लिया हमने? r2 मान लिया। तो आपको इसी r2 का मान निकालना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शंकु का जो ढेरी है वो बेलन के रेत से ही बनाया गया है। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। तो लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे चूंकि शंकु या फिर शंक्वाकार ढेरी ही बोल देते हैं, लिख देते हैं शंकु बेलन के रेत से ही बनाया गया है। बेलन के रेत मतलब बालू, रेत से बनाया गया है।
बनाया गया है। शंकु जो है बेलन के रेत से क्या किया गया है, बनाया गया है। इसीलिए प्यारे बच्चों क्या होगा, बेलन का जो आयतन है शंकु के आयतन के बराबर होगा, तो लिखेंगे इसीलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है बराबर होगा बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब आप यहाँ पर या फिर अगले पेज पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पर करेंगे। शंकु का आयतन निकालने का जो फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ ही करते हैं, क्या दिक्कत है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का चूँकि जो पाई आर 1/3 आर जो है वो R2 हमने माना है, कितना माना है, R2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर करेंगे और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच भी इसका H2 बोला गया है, क्या बोला गया, H2 बोला गया है। इसके बाद बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर है R1, तो R1 का स्क्वायर अगुने क्या होगा, H होगा, जो कि H1 है। यहाँ से क्या होगा कि आप पाई से पाई को काट सकते हैं, पाई से पाई को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पाई से पाई कट गया, अब जो भी बचा उसी का मान आपको रखना होगा आगे, ठीक है। 1/3 और आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर जनरली, तो R2 का तो मान है ही नहीं, तो R2 हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 1/3 था, 1/3 लिखेंगे, गुने R2 का स्क्वायर लिखेंगे, और गुने में यहाँ पर आप देखिएगा तो H2 है, तो H2 का मान 24 है। H2 का मान कितना, 24, तो हम 24 से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे। गुने में लिखेंगे हम 24, फिर बराबर दाहिने में देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। दाहिने में आप R1 का स्क्वायर गुने H, तो R1 कितना है 18, तो 18 गुने 18 और गुने H का मान 32 है, तो हम लिख देंगे 32, तो 18 गुने 18 और गुने 32 लिखेंगे, 18 गुने 18 और गुने 32 लिख दीजिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल ठीक है, 9 6 चौक, देखिए क्या होगा यहाँ पर समझिएगा, 6 चौके कितना होगा सर, 6 चौके 24 होगा, और सॉरी 4 छक्के 24 काट देते हैं, ऐसे कटते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, 4 से अगर 6 से काटेगा, 6 से तो कट सकता है। देखिए 6 चौके कितना 24 और 6 त्रिक कितना 18, तो ये कटा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये 4 जो दिख रहा है, इस 4 से 32 को काट देंगे, तो 4 से 32 काटिएगा तो 4 8 32 मिलेगा। तो बाएं साइड में केवल और केवल आपको मिल रहा है यहाँ पर कौन, तो आपको 1/3 R2 स्क्वायर मिल रहा है। अब कीजिए क्या, वह समझिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल R2 रखना है, R2 का स्क्वायर रखना है फिलहाल, एंड जो 3 था वो 3 लिख लीजिए, गुने में जो 18 था वो 18 लिख लीजिए, और जो 8 था वह आप 8 लिख लीजिए। और फिर क्या करिए, 1/3 दाहिने भेजिएगा, गुना के रूप में है तो भाग के रूप में जाएगा, भाग को फिर गुना में बदलेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे और R2 का मान निकालने का करेंगे कोशिश। R2 का मान कैसे निकलेगा, ज़रा इस पर हमें क्या करना है, सोचना है।
8 तारीख 24 बिल्कुल ठीक ही जाएगा। 3 का जा रहा है 9 दूना 18। देखिए आप बाएं से स्क्वायर हटा लीजिए, बाएं से स्क्वायर हटाइएगा, दाहिने में रूट लग जाएगा। दाहिने में क्या लग जाएगा? रूट, सभी पर रूट लगेगा। ये 3 है, 3 लिख लीजिए। 18 दिख रहा है आपको? 18 को आप लिख दीजिए 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 और दूना 18। फिर ये 8 दिख रहा है, 8 को लिखिए 2 गुने 2 गुने 2, और फिर ये जो 3 है इसको आप 3 लिख दीजिए। अब जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर करते जाइए, तो R2 बराबर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि इस डबल 3 का जोड़ा लग रहा है, एक 3 इसमें से बाहर होगा। फिर इस 3 और इस 3 का जोड़ा लग रहा है, उस दोनों में से भी एक 3 बाहर होगा। इस 2 में से एक 2 बाहर होगा, और इस डबल 2 में से एक 2 क्या होगा? बाहर होगा। तो क्या मिला आपको? तो आपको R2 का मान मिल गया 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36। कितना मिला? तो आप का ढेरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, 36 cm बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 36 cm। ये आपको एक आंसर मिला। अब त्रिज्या तो मिल गया। क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था आपको, क्वेश्चन में बोला था तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि हम L निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए L बराबर, L निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों होता है h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो जो h है, मतलब जो आपका यहाँ पर शंकु का जो त्रिज्या है, ऊंचाई, सॉरी, शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h2 बोला गया है, जो कि 24 है। कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर करना होगा आपको। यहाँ पर इसका रूट के अंदर जो है 24 का स्क्वायर करना होगा, प्लस है तो प्लस, और R, तो R का स्क्वायर भी करना है। R आपने निकाला है 36, तो यहाँ पर आपको 36 का स्क्वायर भी करना होगा। एंड हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 24 का अगर स्क्वायर निकालने में कोई अगर दिक्कत हो तो आप 24 को 24 से गुना कर लीजिए। वैसे 24 का 576 होता है, लेकिन फिर भी आपको हम निकाल के दिखाते हैं कि क्या होगा 24 का स्क्वायर। और उससे भी आसान तरीका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका A गुने B, ये भी ठीक है। एक काम कीजिए, 24 का स्क्वायर कितना हमें लेना है, तो 24 का स्क्वायर हम 24 गुने 24 करेंगे, ठीक है। 24 गुने 24 कितना होगा? 4 चौके 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। एंड 4 दूना 8 और 1 9, फिर 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा आपका 6, 9 8 17 का 7, हासिल 1, 576 हमने बोला था, और 576 ही है, तो 576 हो गया। प्लस में आपको 36 का स्क्वायर लेना है, तो 36 का स्क्वायर आपको 36 गुने 36 करना होगा। करिए, 6 छक्के 36 का 6, हासिल होगा 3, 36 18 और 3 21, 18 3 कितना? 21। वैसे भी 216 होता है। 6 को 3 से गुना कीजिएगा तो 36 18 का 8, हासिल 1। अच्छा, 18 3 21 बिल्कुल ठीक ही है। अब बढ़ेंगे हम आगे, जो कि करना क्या है कि आप यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। गुना करेंगे 6 त्रिक 18 का 8, हासिल 1, 3 3 9 और 1, हासिल 10, ठीक है। 6 त्रिक 18 का 8, 6 त्रिक 18 का 8, हासिल 1, 3 3 9 1 10। देखिए ये 6, ये 9 और ये दे 1296, कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। अब आप 1296 और 576 को जोड़िए जल्दी से जल्दी। अगर आप इसे जोड़ लेते हैं तो आगे का प्रोसेस और आपका जल्दी आसान तरीक़ा से हो जाएगा। क्षेत्रमिति है, हल्का आपको जोड़ घटाव करना ही पड़ेगा क्षेत्रमिति में ज़्यादा, ठीक है।
देखिए जोड़िए, 6 और 6 12, 6 और 6 12 का हो गया 2, हासिल आपका होगा 1, 9 और 7 16 और हासिल 1 17 का हो जाएगा 7, हासिल फिर से 1 होगा 2 और 5 7 और हासिल 1 8, और ये वाला जो 1 है वो होगा ये 1872 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 36 और बिल्कुल ठीक है 1872। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब आप 1872 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। किसका? तो 1872 का। सबसे पहले 2 से लगा दीजिए तो 936 होगा, 36 दूना 72, 9 दूना 18। फिर 2 से लगा दीजिए तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से लगा दीजिए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 कट रहा है। फिर 2 से लगा दीजिए 2 एका 2, फिर 2 एका 2 और 2 सत्ते 14। अब फिर किससे लगाइएगा? तो अब आप 3 से भी लगा सकते हैं, 2 4, 3 से लगाइए, देखिए क्या होता है। 3 से लगाइएगा तो क्या होगा, 3 से अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे, 2 4 12, देखिए तो 3 तिया 9 होगा, 11 में से 9 गया तो 2 मिला, 2 पर 7 आएगा 27 होगा, 3 नमा 27। फिर आप 3 से लगा दीजिए तो 3 का 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 13 मिला आपको। यानी कि इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, ज़रा सुनिए। 2 कै बार आया है? 4 बार, तो आप 2 को 4 बार लिखिए, 1 2 3 4। गुने में 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 गुने 3 गुने 13। अब जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है इसको बाहर निकालिए। डबल 2 में से 1 2 बाहर, फिर यहाँ पर डबल 2 में से 1 2 बाहर, और फिर डबल 3 में से 1 3 बाहर आएगा, लेकिन रूट के अंदर रह जाएगा 13। अब आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा तो 2 दूना 4 तिया 12, तो 12 रूट 13, 12 रूट 13 cm, ये भी एक आंसर है आपका। और एक आंसर तो r वाला था, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर r का वैल्यू 36। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो रफ में आप भी लिख सकते हैं, ये घनमूल कह लीजिए, या फिर आप अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका हमने यहाँ पर क्या करा था, बताया था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, ज़रा समझने का कोशिश करें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। देखिए, जो नहर होती है उसका कुछ चौड़ाई होता है और कुछ गहराई भी होता है। गहराई चौड़ाई तो होगा ही होगा, और लंबाई भी होगा, इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा। गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं, चौड़ाई तो चौड़ाई है और लंबाई तो लंबाई है। तो अगर देखा जाए तो घनाभ जो है वो नहर जो है वो घनाभ के जैसा हो गया। नहर किसके जैसा हो गया? घनाभ के जैसा। तो नहर अगर घनाभ के जैसा है तो इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्या दिया गया है। नहर की चौड़ाई दी गई है और नहर की गहराई दी गई है, लेकिन नहर का लंबाई नहीं दिया गया है। लंबाई की जगह पर बोला गया है कि नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है पानी बह रही है। तो आपको 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 cm गहरे पानी की आवश्यकता है। 8 cm गहरे पानी की आवश्यकता है, तो कितने कितने क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई का यह सिंचाई कर पाएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले बात तो हम इस नहर का लंबाई निकालने का बात करेंगे, क्योंकि चौड़ाई दे दिया गया है, गहराई यानी कि ऊंचाई दे दिया गया है, तो लंबाई के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा कि लंबाई कैसे निकलेगा, फिर आपका क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हल करने के लिए जाइए, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। नहर क्या है? नहर है घनाभ, लेकिन फिर भी हम अभी नहर ही लिखेंगे। यहाँ
यहाँ नहर की चौड़ाई यानी कि बी, तो आप बी बराबर देख सकते हैं कि 6 cm नहीं 6 मीटर। एंड नहर के गहराई के बारे में बात करें तो गहराई को ऊंचाई बोल देते हैं, और वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। और लंबाई नहीं दिया गया नहर का, नहर घनाभ के जैसा है लेकिन नहर का लंबाई नहीं दिया गया है। एक बात बोला गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी इसमें बह रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब हुआ, 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो लिखेंगे चूंकि नहर में 1 घंटे में ठीक है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि नहर में 60 मिनट, 1 घंटा को क्या बोलेंगे, या 1 घंटा ही लिख देते हैं। नहर में 1 घंटा में बहने लिखेंगे चूंकि नहर में 1 घंटा में बहने वाली पानी का, ऐसे दूसरे भाषा में लिखते हैं, कुछ अलग तरीका से लिखते हैं, ये हल्का मतलब उतना क्लियर आपको नहीं बता पाएगा। दूसरा तरीका में हम आपको लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे चूंकि नहर में 1 घंटा में, नहर में 1 घंटा में 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबाई का पानी बहता है। 10 किलोमीटर लंबाई का पानी, 10 किलोमीटर लंबाई का पानी बहता है। हमने क्या लिखा, क्योंकि नहर में 1 घंटा में 10 किलोमीटर लंबाई का पानी बह रहा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 किलोमीटर में 60 मिनट में पानी 10 किलोमीटर चली जा रही है, तो 30 मिनट में आपको निकालना है। कितना मिनट में, 30 मिनट में। तो लिखेंगे इसीलिए 30 मिनट में बहने वाले पानी का लंबाई लिखेंगे, इसलिए 30 मिनट में बहने वाली पानी, 30 मिनट में बहने वाली पानी का लंबाई, भाई साहब चूंकि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा में 5 किलोमीटर जाएगा। और इस 5 किलोमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में। किसमें चेंज करना है, मीटर में। तो 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो इसके हमें 1000 से गुना करना होगा। तो इसको हम 5000 जो है ना मीटर बोल सकते हैं, 5000 मीटर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1000 से गुना कर दिया हमने। तो आप ये समझे, तो लंबाई जो है वो आपको 5000 मिल गया, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ मिल गया। अब आपको क्या करना है कि नहर में 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन निकाल लेना है। तो लिखेंगे इसीलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन भी बोल सकते हैं। लिखेंगे इसीलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, तो पानी का आयतन कितना बहेगा, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई के बराबर ही बहेगा घनाभ के फार्मूला से। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई
गुने ऊंचाई, तो लंबाई अभी जस्ट निकाले हैं 5000। चौड़ाई आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 6 मीटर बोला है, 6 मीटर बोला है, और ऊंचाई बोला है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। मीटर वगैरह अगर अभी हम ना भी लिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो 6 गुने 1.5, 6 गुने 1.5 अब मीटर क्यूब होगा, जो हम गुना करने के बाद लिखेंगे। अब इसको गुना कर लीजिए आप, तो 6 15 छक्के 90, तो ये हो गया 9। 1.5 को 6 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा, कितना होगा 9, और 9 को इस 5 से गुना कीजिएगा तो 45,000 हो जाएगा। 5000 से गुना कीजिएगा तो 45,000, 45,000 मीटर क्यूब पानी बहेगा 30 मिनट में। तो 45,000 मीटर क्यूब पानी अगर 30 मिनट में बह रहा है तो आपको अब क्या करना है कि सिंचाई के लिए आवश्यक जो है पानी की गहराई देखना है कि कितना रखना है, 8 cm, और फिर आपको 30 मिनट में नहर में बहने वाली जो पानी है वो कितना क्षेत्रफल को पटा पाएगी, कितना क्षेत्रफल का सिंचाई कर पाएगी, वो भी निकालना है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं, और सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो हम लिख लेंगे सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की गहराई, लिखेंगे चूँकि सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की गहराई, आवश्यक पानी की जो गहराई है प्यारे बच्चों, कितना cm बोला गया है, 8 cm, लेकिन इसको मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 0.08 मीटर हो जाएगा, 0.08 मीटर हो जाएगा। क्या होगा 0.08 मीटर, क्या होगा देखिए इतना मीटर हो गया। अब गहराई आपको इतना रखना है, तो खेत में पटाए गए पानी का तो आयतन होगा ना कुछ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो आप पूरे पानी के आयतन को 0.8 से भाग दे दीजिएगा तो सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए क्या बोला गया था, 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो लिखेंगे इसीलिए नहर से 30 मिनट में बहे पानी से सिंचाई किया गया क्षेत्रफल, आप ऐसे बोल सकते हैं 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो लिखेंगे इसीलिए नहर से 30 मिनट में, कितना मिनट में, तो 30 मिनट में बहे पानी से, नहर से 30 मिनट में पानी बहा है, तो नहर से 30 मिनट में बहे पानी से सिंचाई किया गया क्षेत्रफल, पानी से सिंचाई, ठीक है, सिंचाई किया गया क्षेत्रफल, सिंचाई किया गया, हमें क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, आप पूरे पानी के आयतन को पानी के गहराई से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो पूरे पानी का आयतन कितना है, 45,000 मीटर क्यूब, ठीक है, और पानी का गहराई कितना चाहिए आपको, तो 0.08 मीटर क्यूब गहराई चाहिए। यहाँ पर मीटर क्यूब से मीटर क्यूब तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा, जिसे हम अलग कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, आप
8 से 45,000 को भाग दीजिए। तो भाग जो दीजिएगा तो मैं बताता हूँ कि आखिर कितना होगा और कैसे होगा, ज़रा वो भी बता दिया जाए तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप इस नीचे वाले में से दशमलव हटा लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा और जब आप भाग दीजिएगा 45,000 में 0.08 से तो क्या होगा देखिएगा। 45,000 में भाग दीजिएगा 0.08 से तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो 56,2500 मिलने वाला है। कितना मिलेगा? तो 56,2500, 56,2500, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 56,2500 ये आपको मिला मीटर क्यूब। 56,2500 मीटर क्यूब क्षेत्रफल आप पटाएंगे। ये मीटर क्यूब में पूछे तो इतना लिखिएगा, लेकिन अगर जब कभी भी हेक्टेयर में पूछ लिया जाए, किस में पूछ लिया जाए? हेक्टेयर में पूछ लिया जाए तो मीटर क्यूब नहीं भाई, मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर होगा। 1 मिनट, क्षेत्रफल नहीं, क्योंकि एक मीटर था नीचे में, मीटर था। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ भी ठीक करना होगा। ये मीटर क्यों नहीं था, सीधा मीटर था, सीधा मीटर था, इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1 सेकंड, ठीक ही है। तो मीटर से मीटर क्यूब को भाग दीजिएगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए आप याद रखें कि जनरली आप, क्या हुआ भाई, चलिए, तो आप क्या करने वाले हैं? 1000 से भाग 10,000 से भाग दीजिएगा, यानी कि एक पर आप 4 जीरो से क्या करेंगे? भाग देंगे। जो भी चीज़ आपका है यहाँ पर 56, 25 00 में आप एक पर 1 2 3 4 से भाग दीजिएगा तो ये हेक्टेयर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तो हेक्टेयर में, ठीक है। और भाग दीजिएगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो 00 से 00 कट जाएगा और ये 2 जीरो से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 56.25 हेक्टेयर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप हेक्टेयर में या फिर मीटर स्क्वायर में भी आंसर बता सकते हैं। हेक्टेयर या मीटर स्क्वायर दोनों में से किसी में भी अपना आंसर बता सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है लास्ट क्वेश्चन, ज़रा उसको आप समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एक क्लास और आपका होगा तो यह चैप्टर ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी ये बताना है। तो टंकी का आयतन पाइप के आयतन के बराबर होगा और पाइप का लंबाई हमें पता होना चाहिए तब। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ज़रा आप उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम टंकी के बारे में बात करेंगे। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले टंकी के बारे में बात करेंगे। लिखेंगे यहाँ टंकी, टंकी जो कि बेलन के जैसा है, तो हम बेलनाकार टंकी बोल देते हैं। लिखेंगे यहाँ बेलनाकार टंकी, बेलनाकार टंकी। 1 मिनट, हाँ, बेलनाकार टंकी के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। हाँ, इतना अच्छा टंकी आ गया। बेलनाकार टंकी का व्यास आपको दिया हुआ है 10 मीटर, तो हम इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। बेलनाकार टंकी की हम त्रिज्या निकालते हैं, तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी होगी भाई साहब? तो 10/2, 10/2 यानी कि
5 मीटर हो जाएगी। एंड साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई है, जो गहराई है, गहराई को ही ऊंचाई बोलेंगे हम, वो आपको 2 मीटर दी गई है। तो आप टंकी का आयतन निकाल लीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए टंकी का आयतन, किसका आयतन, टंकी का आयतन निकाल सकते हैं। अब बताइए टंकी किसके जैसा होगा, बेलनाकार टंकी है तो बेलन के जैसा होगा, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो प्यारे बच्चों आप पाई ही रहने दीजिए अभी, फिर गुना कीजिएगा आर स्क्वायर एच से। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 है, तो 5 गुने 5 और गुने एच है 2। तो गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 5 25 दूना 50, कितना होगा सर 50 होगा, 50 पाई मीटर क्यूब, 50 पाई मीटर क्यूब हो गया। अब आगे देखिएगा तो आपको चीज़ें सीएम में दिया है, तो हम इसको सीएम में बदल लेते हैं। मीटर क्यूब को सीएम में बदलने के लिए प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपको गुना करना है 100 से 3 बार। 100 से आपने गुना किया, 1 मीटर सीएम में बदला, फिर 100 से गुना किया, 1 मीटर सीएम में बदला, फिर 100 से गुना करेंगे, 1 मीटर सीएम में बदल जाएगा। तो इतना सीएम अब कहलाएगा, ठीक है। अब यानी कि 50 पे 6 जीरो आपको डालना है, 50 पे 2 2 4 और 2 6 जीरो डालना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 और 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में पाई लगा देते हैं, इतना सीएम है तो सीएम लिख देते हैं। इतना टंकी का आयतन आ गया। टंकी का आयतन निकालने के बाद अब पाइप के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, पाइप के बारे में। पाइप का व्यास जो है आपको दिया गया है 20 cm, देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर पाइप के जो है ना लंबाई के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखेंगे अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम बात करने वाले हैं पाइप के बारे में। पाइप जो कि वो भी बेलन के जैसा ही होगा, पाइप भी तो बेलन के जैसे होगा, पाइप जोड़ा जाता है, चलो ठीक है, पाइप बेलन के जैसा होगा। तो लिखेंगे अब पाइप के त्रिज्या का डायरेक्ट हम बात करते हैं, पाइप की त्रिज्या का बात करते हैं। तो पाइप की त्रिज्या कितनी होगी भाई, 20 cm उसका व्यास है, 2 से भाग दीजिएगा तो 10 cm मिलेगा। कितना, 10 cm। पाइप का भाई सब त्रिज्या तो मिल गया, लेकिन इसका ऊंचाई कैसे मिलेगा, जिसको हम लंबाई बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फंडा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रही है, पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रही है। तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा में पाइप द्वारा भरे जा सकने वाले पानी की लंबाई लिखेंगे। हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर 1 घंटा में, 1 घंटा में पाइप द्वारा भरे जा सकने वाले, ऐसे लिख देते हैं, भरे जाने वाले और 1 घंटा में पाइप द्वारा भरे जाने वाले पानी की लंबाई, पानी की लंबाई को हम ऊंचाई मान लेते हैं। लंबाई को क्या मान लेते हैं, ऊंचाई। पानी की जो लंबाई है प्यारे बच्चों कितना होगा, तो पानी की जो लंबाई है प्यारे बच्चों होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ऐसा हम नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी कि 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर लंबाई यानी कि दूरी तय कर सकती है पानी। तो ये 3 वहीं से आया है। अब 3 किलोमीटर को हमें सीएम में बदलना है। तो याद रखिएगा 3 को अगर आप गुना कीजिएगा पहले 1000 से,
तो ये तो बन गया मीटर। फिर मीटर को आपको सीएम में बदलना है तो इसको 100 से फिर गुना करना पड़ेगा। तो सीधा कर लीजिए कि 3 पर यहाँ पर 5 जीरो डालना होगा। 3 पर कितना जीरो डालना होगा? 5 जीरो। तो 3 पर 1 2 3 4 5 जीरो हमने डाल दिया। 5 जीरो इतना जो है सीएम, इतना सीएम इसका जो है ना लंबाई, यानी कि इसी को हम ऊंचाई बोल सकते हैं। ऊंचाई भी मिल गई आपको। तो पाइप की त्रिज्या मिल गई यानी कि आर मिल गई और ऊंचाई भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसीलिए हम पाइप का आयतन निकाल सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में पानी जो कितना बहा उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 1 घंटे में बहे पानी का आयतन, इसीलिए 1 घंटे में बहे पानी, 1 घंटे में बहे 1 घंटे में बहे पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, पानी का आयतन यानी कि पानी तो पाइप से ही होके गुजरेगा। तो पाइप है बेलन, तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई हम पाई ही रहने देते हैं क्योंकि पिछले में भी पाई का मान हमने शायद रखा नहीं है, बिल्कुल ठीक ही है। गुने आर स्क्वायर, आर है 10 तो 10 गुने 10 करेंगे, गुने एच क्या है? 3 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इतना सीएम क्यू पानी होगी। इसको गुना वगैरह कर लीजिए तो 3 पर 5 और 2 7 जीरो भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसी तरह से ऊपर में भी अगर देखा जाए तो कितना जीरो था? तो 2 2 4 2 6 एक साथ ही था, बिल्कुल ठीक ही है भाई तब तो। तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, होगा यूँ कि 3 पर 5 जीरो पहले से ही और 2 जीरो और आ जाएगा। तो 3 पर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया, पाई हो गया और सीएम क्यू हो गया। ठीक है, तो इतना सीएम क्यू 1 घंटा में पानी बहेगा। इसीलिए हमें पूरी टंकी को भरने के लिए कितना समय चाहिए यह निकालना चाहते हैं, यह निकालना क्या करते हैं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन में एक बार फिर से देख सकते हैं, कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो लिखेंगे इसीलिए, अगले पेज पर लिखे क्या? अगले पेज पर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ से भी लेके चलते हैं। लिखेंगे इसीलिए टंकी को पूरा भरने में लिया गया समय, टंकी को पूरा भरने में लिया गया समय निकालना चाहते तो आप क्या कीजिए, आप टंकी के आयतन को भाग दे दीजिए किससे? तो टंकी के आयतन को भाग दीजिए 1 घंटा में जो पानी बहा उसके आयतन से। तो टंकी का आयतन 5 पर 2 2 4 2 6 7 जीरो पाई है। सीएम क्यू आप यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर 5 पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 पाई, और 1 घंटा में जो पानी बहा वो है 3 पर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा सिंपल फंडा, आप पाई से पाई को काट दीजिए और यहाँ पर 7 जीरो जो है प्यारे बच्चों वो 7 जीरो से कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5/3 बचेगा। क्या बचेगा? 5/3। तो हम लिखेंगे 5/3। अब ये घंटा है तो घंटा को बदलना चाहते हैं हम मिनट में। तो ये घंटा है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 मिनट में बदल गया। आप किस में बदल गया? मिनट में। अब काटिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, आप
3 से 60 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 100 मिनट टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगने वाला है? 100, यानी कि यहाँ पर ही हम लिख देते हैं 100 मिनट। 100 मिनट आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि टंकी को पूरा भरने में 100 मिनट का टाइम लगेगा। हल्का इसको और फ्रेश से हम लिखते हैं, यहाँ पर ही लिखेंगे। हल्का कंजेस्टेड तो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ही लिखते हैं हम। 100 मिनट, 100 मिनट आपका हो गया फाइनल आंसर, यानी कि टंकी को भरने में 100 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया। अगले क्लास में 13.4 पढ़ेंगे। एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे ये ख़त्म हो जाए, और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में।